दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश मोहन गुप्ता। आज का जो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम बात करेंगे आज, सरकार ने कहा कि भाई इकोनॉमी की चिंता हमें भी है और ये जो कोविड का समय है ये सबके लिए थोड़ा कष्ट का समय है और सरकार ने कहा कि भाई हम भी आपके साथ हैं। और जो इकोनॉमी के लिए जो हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई हमें एमएसएमईज हैं जो सबसे ज्यादा इस कोविड-19 से परेशान हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। तो मोदी जी ने जब कहा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज हम देंगे आपको, उसके बाद आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर का जो पैकेज था वो अनाउंस किया था। दोस्तों मैं ये बताऊं कि ये जो आज का जो वेबिनार है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है चैम्बर ऑफ इंडिया स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन एसोसिएशन विद दैनिक जागरण। तो मैं यहाँ दोस्तों खास तौर से दैनिक जागरण का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो वेबिनार्स में हमेशा एमएसएमई सेक्टर के साथ हैं और खास तौर से उनके जो सीईओ हैं संजय गुप्ता जी हैं या मिस्टर शैलेंद्र जेटली जी हैं या मिस्टर सुमित जी हैं, सुमित रघुनाथ जी, वो सभी लोग मतलब जब भी हमने उनसे जो मदद मांगी, बल्कि मैं कहूंगा कि बिना मदद मांगे वो हमेशा तैयार रहते हैं और कहते हैं कि भैया एमएसएमई सेक्टर के लिए जो भी हम कर सकते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। पूरी इसकी पब्लिसिटी करते हैं और एक तरह से मैं कहूंगा कि वो पर्सनल सीएसआर या कंपनी सीएसआर के तौर में इस समय कोविड के एमएसएमई सेक्टर की हर तरह से मदद करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। मेरा खास धन्यवाद आज है श्री पीयूष अग्रवाल जी के लिए जो है डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं पीयूष जी के बारे में यही कह सकता हूं कि दोस्तों ये एक ऐसी सिंगल विंडो स्कीम तो हमने बहुत सुनी है सरकार में, लेकिन एक ऐसी सिंगल विंडो मैंने देखी है जहां पर कोई भी इशू हो एमएसएमई का और मैं तो बस एकदम बिना सोचे समझे दिन हो या रात हो, वो ड्राइव कर रहे हो या ऑफिस में हो या घर में हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं एमएसएमई के सेक्टर के लिए। और उनके दिल में हमेशा दोस्तों ये रहता है, मैं अपने ऐसा नहीं है कि मैं उनके सामने बैठा हूं इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूं, आप भी अगर उनको कभी भी अगर आपको उनकी जरूरत होगी तो मैं समझता हूं कि आपको तब मेरी बात का पता चलेगा कि आपको लगेगा कि हाँ मुकेश मोहन ने तो शायद कुछ कम बोला था पीयूष जी के लिए। जिस तरह से वो डेडिकेटेड है एमएसएमई सेक्टर के लिए, मतलब अगर हम कोई और बात भी कर रहे हो, मुझे तो कभी कभी लगता है सर आप पिक्चर भी देखने जाते होंगे तो वहां भी आपके दिमाग में आता होगा कि यार अच्छा उस एमएसएमई की प्रॉब्लम है वो कैसे दूर कर दूं। मतलब हम बात कुछ और भी कर रहे होंगे तब भी वो एमएसएमई सेक्टर की किसी ना किसी परेशानी को उससे जोड़ लेते हैं। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिलेड पेमेंट के लिए तो इस चीज का मैं ध्यान रखता हूँ कि रात को 10 बजे भी कई बार कॉल आ जाती है तो अटेंड कर लेता हूँ। अरे वाह, अरे वाह। तो और ये सबसे बड़ी समस्या जो है वो डिलेड पेमेंट की है, क्योंकि जो एमएसएमईज हैं, मैं अभी हम बात करेंगे कि लोन के लिए तो फिर भी हम एमएसएमईज भी थोड़ा घबरा रहे हैं कि भाई हम लोन लें या ना लें, लें तो कितना लें, लेकिन जो डिलेड पेमेंट है उसके लिए तो हम सब तड़प रहे हैं कि भैया ये हमारा पैसा मिल जाए। मैं आज स्वागत करूंगा श्री कार्तिकेयन जी का। कार्तिकेयन जी फील्ड जनरल मैनेजर हैं दिल्ली में इंडियन बैंक के। और कार्तिकेयन जी एमएसएमई सेक्टर के लिए जब भी मैंने उनसे बात की वो एकदम से एमएसएमई सेक्टर शायद उनके दिल के एकदम करीब है और वो तो हमेशा कहते हैं, चाहे मुझे कभी लगे मैं कभी कहूं कि सर एमएसएमई सेक्टर में प्रॉब्लम, वो कहते हैं नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है गुप्ता जी, हम हैं साथ में उनका साथ देने के लिए एमएसएमई सेक्टर का। और वो हमेशा एमएसएमई सेक्टर के लिए खास तौर से जो भी उनसे हो सकता है बैंकिंग सेक्टर में उसके लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। आज की जो ये मीटिंग है इसके लिए भी जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो तुरंत हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने माना, जबकि उनको कहीं बाहर जाना था, फिर भी उन्होंने कहा कि पहले मैं ये आज की मीटिंग करता हूं फिर उसके बाद मैं अपना अगला प्लान बनाऊंगा। कार्तिकेयन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम कार्तिकेयन जी से भी समझेंगे, अभी वो हम जोड़ लेंगे उनको, अभी हम उनसे भी समझेंगे कि भैया ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये जो हमें काफी कुछ टेक्निकल भाषा में बता जाते हैं हमारे गवर्नर साहब। 195 पार्टिसिपेंट्स आर ऑलरेडी देयर सर पीयूष जी। तो वेलकम ऑल। या सर, तो सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से, दैनिक जागरण की तरफ से, पीयूष जी की तरफ से और कार्तिकेयन जी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जो यहाँ पर आए हैं आज ये समझने के लिए कि ये जो पैकेज है ये क्या है। और साथ में मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ कि मैं तो आपसे यहाँ सीखने के लिए आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप हमें यहाँ सिखाएंगे, आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, हमें कुछ पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, जो नहीं पता होगा उसको हम पढ़ के दोबारा से आपके पास आने की कोशिश करेंगे।
तो पीयूष जी, अगर आप परमिशन दें तो एक छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ में स्टार्ट कर लेता हूं, और बिल्कुल। फिर हम आपसे समझेंगे कि जो भी एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है वो इनके ऊपर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ही हैं सर आज के इस मीटिंग के लिए। ये सर, ये सभी सर सभी पार्टिसिपेंट्स इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, पर हम सब पार्टिसिपेंट्स के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट हैं सर। तो हम फिर आपसे समझेंगे जो स्कीम्स है उनके बारे में, और जो क्वेश्चन आंसर सेशन हम करेंगे उसमें हम सवाल लेंगे पार्टिसिपेंट्स के, और हम चाहेंगे कि आप उसके उनको हमें क्लियर कर दें। तो मेरे भी डाउट क्लियर होंगे, जो और हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके भी क्लियर होंगे। हम 200 की नंबर पर पहुंच गए हैं। तो मैं एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन सर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। तो ये मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को शायद ये, अब मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर आपको पीयूष जी, आपके पास? तो ये हम कहेंगे कि ये आत्मनिर्भर भारत, जैसा कि 13 मई को जो अनाउंस हुआ था, पहला जो पैकेज अनाउंस हुआ था, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एमएसएमईज के लिए जो अनाउंसमेंट हुए थे उनके बारे में आज हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर से जो बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं एमएसएमई के लिए उनके ऊपर मैं बात करूंगा, क्योंकि फिर हम पीयूष जी से और कार्तिकेयन जी से डिटेल समझेंगे। तो पहला जो अनाउंसमेंट था जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है कि 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री जो ऑटोमेटिक लोन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर सरकार कह रही है कि भैया 2-3 चीजें इसमें है, खासतौर से ऑटोमेटिक है, कोलेटरल फ्री है, और आप किन किन लोग एलिजिबल हैं एमएसएमईज में, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर ये वो एमएसएमईज जहां पर 25 करोड़ रुपए तक की जो लिमिट है वो ही एमएसएमईज इसमें एलिजिबल है, और इसमें जितनी भी एमएसएमईज हैं वो एलिजिबल हैं, और साथ में अगर कोई मुद्रा बोरोवर है वो इंटरेस्टेड है इस स्कीम का फायदा लेने के लिए, तो वो भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। यहां पर वो ही एमएसएमईज इसका फायदा ले सकते हैं जिनकी आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी, एक कट ऑफ डेट रखी है, 29 फरवरी 2020 को 25 करोड़ रुपए की बैंक्स और एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलाकर 25 करोड़ तक की उनकी आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए 29 फरवरी 2020 को, और उनकी जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ तक ही होनी चाहिए। तो ये 2 क्राइटेरिया हैं जो मीट करने होंगे अगर आप इस फैसिलिटी का फायदा लेना चाहते हैं। आपका जो अकाउंट है दोस्तों वो कुछ स्ट्रेस में तो हो सकता है, लेकिन वो एनपीए नहीं हो सकता, यानी 60 दिन से ज्यादा अगर डिफॉल्ट है तो वो नहीं हो सकता। तो ये जो वो एमएसएमई या वो मुद्रा लोन के बोरोवर जिनका अकाउंट या तो रेगुलर है या एसएमए 0 या एसएमए 1 के अंतर्गत है, केवल वो ही एमएसएमई इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। यानी जो एमएसएमई हैं उनकी जो ओवरड्यू अगर है तो वो 60 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो फैसिलिटीज है जिसको हम बोल रहे हैं गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन यानी GECL, इसका फायदा लेने के लिए दोस्तों आप देर मत कीजिए। अगर आपको लेना है फायदा तो आप जल्दी से इसका फायदा ले लीजिएगा, इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें ये स्कीम ये कहा गया है कि या तो इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020, और या जब तक ये 3 लाख करोड़ रुपए यूज नहीं हो जाता, जो भी पहले हो जाएगा तभी ये स्कीम बंद कर दी जाएगी। तो यानी जब तक 3 लाख करोड़ रुपए इसका पूरा यूटिलाइज हो जाता, या ये जो लोन है वो 31 अक्टूबर तक चलेगा। लेकिन अगर इससे पहले 3 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गए तो सरकार कहेगी कि बस भैया अब आपने आने में देर कर दी है। दोस्तों इसमें जो लोन मिलेगा वो आपको मिलेगा एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की शेप में, क्योंकि आप ये होगा कि भैया ये पैसा हमें कैसे मिलेगा। और मैं इसमें देख रहा था कि कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि ये टर्म लोन के ऊपर मिलेगा या खाली वर्किंग कैपिटल के ऊपर मिलेगा। तो अभी जो स्कीम में है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है उसमें है कि ऑल लोन्स, यानी मेरे हिसाब से तो टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, बैंक गारंटी, इसके बारे में हम पूछेंगे बाद में पीयूष जी से और कार्तिकेयन जी से। बट जो मुझे समझ आया वो ये समझ आया कि उसमें लिखा है कैबिनेट नोट में कि ऑल लोन्स, यानी मेरे हिसाब से जो टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल, सभी के ऊपर आपको 10% मिलेगा जो आउटस्टैंडिंग है, और वो एडिशनल वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के रूप में मिलेगा। और ये
जो लोन है वो आपको बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी सबके द्वारा दिया जाएगा। और इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया, जो आपकी 29 फरवरी 2020 को जो आउटस्टैंडिंग होगी उसका 220% आप इस स्कीम में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे कम चाहिए, मुझे 10% चाहिए, 15% चाहिए, आप उतना ले सकते हैं। अगर आपको 20% चाहिए तो आप 20% तक ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि ये टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की शेप में मिलेगा, तो इसका जो रीपेमेंट है वो ऐसे होगा कि आप जब इस लोन को ले लेंगे जिस दिन, वहां से 1 साल के लिए आपको एक मोरेटोरियम पीरियड मिल जाएगा और 4 साल में आपको इसका पेमेंट करना होगा। यानी मोरेटोरियम पीरियड इस 4 साल में इंक्लूड है। तो 1 साल का आपको मोरेटोरियम और उसके बाद 3 साल बेसिकली आपको मिलेंगे फॉर रीपेमेंट ऑफ दिस लोन। दोस्तों, इंटरेस्ट रेट्स के लिए जैसे मैंने अपनी एक वीडियो पहले भी बनाकर डाली थी और मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ कैपिंग होगी, तो अब सरकार ने बता दिया है कि भैया इसमें कैपिंग कितनी हो सकती है। यानी आप मैक्सिमम जो लोन है, जो इंटरेस्ट है, बैंक से कहा है और एनबीएफसी से कहा है कि आप कितना ले सकते हैं। तो जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोस्तों जैसे सिडबी है, उनसे कहा है कि भाई आप मैक्सिमम 9.25% ले सकते हैं पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एनबीएफसी को कहा गया है कि आप जो कैपिंग है, यानी जो मैक्सिमम रेट है, वो आप 14% तक ही चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और आपने सुना ही होगा, ये सभी मीडिया में और सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ रहा है कि भाई ये कोलेटरल फ्री लोन है। तो इसकी जो गारंटी है वो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड जो है, सीडीटीएमएससी जिसको हम बोलते हैं, वहां से इसकी गारंटी होगी। इसमें आपको कोई और एडिशनल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। और साथ में जैसे हम सीडीटीएमएससी में गारंटी फीस लेता है बैंक हमसे, यहाँ आपसे कोई गारंटी फीस भी नहीं ली जा सकती। दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो यहाँ जो ये गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो स्कीम है 3 लाख करोड़ की, उसकी जो मेन की फीचर्स हैं वो ये है। उसके अलावा दोस्तों एक सबऑर्डिनेट डेट और अनाउंस किया है सरकार ने, जो पहली बार मैं समझता हूं, खास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में शायद ये पहली बार हुआ होगा कि बैंक कह रहा है कि भैया आओ, एनपीए और स्ट्रेस एसेट्स अगर आप हैं तब भी आप आइए और ले लीजिएगा हमसे सबऑर्डिनेट डेट। सबऑर्डिनेट डेट के ऊपर बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं जो एमएसएमईज हैं, उनका क्वेश्चन है कि भाई ये सबऑर्डिनेट डेट क्या चीज आ गई, नहीं ये कौन सा डेट आ गया जो सबऑर्डिनेट है। दोस्तों, ये सबऑर्डिनेट डेट से एक ऊपर की चीज है, क्योंकि ये जो सबऑर्डिनेट डेट होता है ये पार्ट ऑफ इक्विटी होता है। यानी ये होता तो डेट की फॉर्म में है, होता तो लोन है, वापस तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये अकाउंटिंग पर्पज से आपकी बैलेंस शीट में ये जो प्रमोटर्स इक्विटी है उसमें ऐड हो जाता है। यानी अगर बैंक जब आपका रेशियो एनालिसिस करेंगे तो इसको पार्ट ऑफ इक्विटी मानकर तब आपका डेट इक्विटी रेशियो और टीओएल टीएनडब्ल्यू, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपॉन टोटल नेटवर्थ जब निकालते हैं, इसके लिए अधिकतर बैंक बात करते रहते हैं, तो वो आपकी इक्विटी में इसको मानेंगे। आपने देखा होगा कई बार वो जो फैमिली फ्रेंड्स का जो अनसिक्योर्ड लोन है उसको भी नहीं मानते इक्विटी का पार्ट, लेकिन ये सबऑर्डिनेट डेट जो है ये आपकी इक्विटी का पार्ट माना जाएगा। दोस्तों, खास बात यह है कि ये अच्छे लोगों को नहीं मिलेगा। ये अच्छे लोगों का मतलब ये है, अच्छे तो जो एनपीए है और स्ट्रेस में है वो भी हैं, क्योंकि कोई अपने से तो स्ट्रेस में आता नहीं है, समय की मार होती है। बट मैं कह रहा हूं कि अच्छे लोगों से मेरा मतलब जो अच्छे अकाउंट है यानी स्टैंडर्ड अकाउंट है उनके लिए नहीं है, उनके लिए और कुछ है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था 3 लाख करोड़ वाली जो स्कीम है वो 60 दिन तक वाले जो डिफॉल्ट हैं उनको मिल सकती है, वो एनपीए अगर अकाउंट हो जाता है तो उनको नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ ये सबऑर्डिनेट डेट एनपीए अगर आपका अकाउंट है या आप ज्यादा स्ट्रेस में है, 60 दिन से भी ज्यादा स्ट्रेस में है, तो आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो होगी ये पार्शियली गारंटीड होगी सरकार के द्वारा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बैंक इसमें आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं लेंगे। बस इसमें एक कंडीशन ये है दोस्तों कि आपकी यूनिट फंक्शनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो, कई दोस्तों ने मुझसे पूछा कि भैया हम तो एनपीए हैं और 3 साल से हमारी यूनिट बंद है, क्या अब हम इसको ले सकते हैं? तो आप इसको अभी नहीं ले सकते अगर आपकी यूनिट फंक्शनल है, क्योंकि दोस्तों देखिए आप जीपे तो तभी कर पाएंगे जब आप फंक्शनल हैं। अभी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है, कैपेसिटी कम यूज कर,
तो अगर आप इस लोन लेने के बाद कैपेसिटी को यूज कर लेते ब्याज ये तो ये कंडीशन है इसकी कि आप फंक्शनल होना चाहिए आपको, और ये आपका इक्विटी जैसे मैंने कहा वो माना जाएगा। दोस्तों एक ये जो 50,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन है इन द फॉर्म ऑफ फंड ऑफ फंड्स, ये कुछ ऐसा होता है कि जो फंड्स हैं जो प्राइवेट इक्विटी या वेंचर कैपिटल देते हैं हम एमएसएमईज को, ये पैसा उनको दिया जाएगा। और अधिकतर ये माना जाता है कि अगर ये उनको 1 रुपया अगर उनको दिया जाएगा तो 4 रुपए वो अपनी तरफ से और लगाएंगे और 5 रुपए फिर वो जो एमएसएमईज हैं उनको देंगे। खास बात दोस्तों इसमें यही है कि ये उन एमएसएमईज को मिलेगा जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, यानी जहां पर उनको ऐसा लगता है कि वो जो पब्लिक इशू में बस आने के एकदम काबिल हैं और उनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वायबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या जो प्राइवेट इक्विटी फंडर हैं वो पैसा उन्हीं को देते हैं, तो इसके लिए आपकी जो एमएसएमईज है वो ग्रोथ पोटेंशियल होनी चाहिए, बहुत वायबल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बस करीब करीब हो, दरवाजे पर खड़ी हो उसके, ताकि ये जो प्राइवेट इक्विटी जो पैसा आपको दे वो अपना एग्जिट मोड भी देख सकें। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पीयूष जी से हम इसके बारे में और भी जान लेंगे थोड़ा, लेकिन अभी जो एमएसएमई की डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है। ये पुरानी डेफिनेशन थी, पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दो अलग अलग सेक्टर माने जाते थे। अभी भी एमएसएमई के अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों है, लेकिन अब उनका जो क्राइटेरिया है डेफिनेशन क्लासिफिकेशन का वो कॉमन कर दिया गया है। पहले मैन्युफैक्चरिंग में जो मैंने आपको बताया, जहां आपको देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर, माइक्रो 25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में, स्मॉल 5 करोड़ तक, और मीडियम का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ तक। अगर आप सर्विस एंटरप्राइज में थे तो आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक था। इक्विपमेंट में तो आप माइक्रो थे, 2 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट था। इक्विपमेंट में तो आप स्मॉल में थे और आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक था। अगर इक्विपमेंट में तो आप मीडियम में थे। दोस्तों अब ये पुरानी चीज हो गई है, इसका नोटिफिकेशन हम इंतजार कर रहे हैं। पीयूष जी से हम पूछेंगे कि सर कब ला रहे हैं नया नोटिफिकेशन। लेकिन जो नई डेफिनेशन है उसमें शायद सरकार ने 2 लोगों की डिमांड पूरी तरह मान ली है। हम में से कुछ कहते थे कि भाई साहब इसको टर्नओवर के बेस पर कर दीजिए, कुछ लोगों का डिमांड था कि साहब इन्वेस्टमेंट की सीमा बढ़ा दीजिएगा। दोनों को खुश कर दिया है। अब पता नहीं दोनों खुश होंगे या और भी उनकी कुछ दिल मांगे मोर है, बट मैं समझता हूं कि ये दोनों की मांगे पूरी कर ली गई हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में कोई भेद नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइज वो होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक हो और साथ में टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल वो होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट 10 करोड़ तक है या 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर उनकी 50 करोड़ से कम है। और मीडियम सेक्टर में जहां इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स और प्लांट एंड मशीनरी 20 करोड़ तक है और टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है। दोस्तों एक ये खास बात जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं शायद उनके लिए खास इम्पॉर्टेंट है कि जब आप गवर्नमेंट टेंडर में अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे टेंडर्स, ग्लोबल टेंडर्स निकल जाते हैं। उनमें जो ग्लोबल कंपनीज हैं फिर वो आके हम उनसे थोड़ा compete करने में हमें मुश्किल हो जाती है। अब सरकार ने कहा है कि भाई कम से कम 200 करोड़ तक के टेंडर, जो नॉर्मली देखा जाए तो एमएसएमई ही होती हैं, क्योंकि उनकी टर्नओवर भी अब तो कह दिया है कि भाई 100 करोड़ तक तो की होगी, वही एमएसएमई होंगे। तो वो जो कंपनीज हैं ये खास तौर से मैं समझता हूँ कि एमएसएमई के लिए फायदा है कि 200 करोड़ तक के जो टेंडर हैं वो अब ग्लोबल टेंडर उसमें नहीं होंगे। दोस्तों एक जो कुछ और एमएसएमई के लिए इंटरवेंशन, कुछ और पैकेज का माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया था, जहां उन्होंने कहा था कि भाई हम ई मार्केट लिंकेज करेंगे, फिनटेक कंपनीज को थोड़ा एनहेंस करेंगे, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन बेस्ड लेंडिंग को की कोशिश करेंगे। बट मैं समझता हूँ ये सब चीजें तो हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है, जहां पर हम शुरू में भी बात कर रहे थे पीयूष जी और हम जब शुरू हुआ था, कि ये इसमें जो डिलेड पेमेंट की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए तो हम बहुत कुछ आज समझना चाहेंगे पीयूष जी से। अब सरकार ने कह दिया कि भैया जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं और जितने भी सीपीएससीज हैं वो सब एमएसएमईज का पेमेंट 45 डेज में जरूर कर देंगे। तो हम समझेंगे कि ये कैसे इंश्योर होगा 45 डेज में उनका पेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट किए हैं
ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने। एक तो उन्होंने कहा है कि जहां भाई आपने पार्टली कुछ काम कर दिया है, तो हम भी पार्टली जो बैंक गारंटी है, अगर पार्ट्स में कुछ है तो उसको रिलीज कर देंगे, ताकि एक तो आपकी बैंक गारंटी की लिमिट जो है वो खाली हो जाए और आप दूसरे टेंडर भर सकते हैं। दूसरा, जब आप बैंक गारंटी देते हैं तो बैंक आपसे कुछ मार्जिन मनी लेता है, वो मार्जिन मनी भी आपको वापस हो जाएगी, ताकि आपको लिक्विडिटी प्रॉब्लम है वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। साथ में जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दिया है कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 महीने का, कोई भी काम में अगर आपका कोई वर्क का कोई लास्ट डेट आ रही है, उसके लिए कोई इंटरमीडिएट माइलस्टोन है उसके लिए, तो आपको 6 महीने का एक आपको और एडिशनल टाइम दे दिया गया। दोस्तों, ये जो स्कीम्स हैं ये तो इनको मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो ईपीएफ है उसमें जो स्पेसिफाइड जो वर्कर्स हैं, जहाँ 100 तक वर्कर्स हैं और 90% जो 15,000 रुपये से नीचे सैलरी पा रहे हैं, उनका 12% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो पोर्शन है वो सरकार देगी। जो इस लिमिट में नहीं आते, जो ये जो स्कीम है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, उसमें नहीं आते, वहाँ पर जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की 12% घटाकर 10% कर दिया गया है, ताकि एम्प्लॉयर को भी थोड़ा छूट मिल जाए, थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, लिक्विडिटी थोड़ी बढ़ जाए, और जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी थोड़ी, उनके हाथ में भी थोड़ा ज़्यादा पैसा आ जाए। दोस्तों, इसके अलावा एनबीएफसी को 30,000 करोड़ रुपए दिया है 100% सिक्योर्ड, जहां पर सरकार कह रही है कि भैया इसमें हमारी 100% गारंटी है। तो मैं समझता हूँ ये पैसा भी अल्टीमेटली हम एमएसएमईज के पास ही आएगा। इसके अलावा दोस्तों 45,000 करोड़ रुपीस जो और दिया है एनबीएफसी को, जहां पर सरकार ने कहा है कि 20% की गारंटी हम लेते हैं, भैया बाकी गारंटी आप जो एनबीएफसी हैं वो आप थोड़ा अपना रिस्क आप भी लो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पैसा है ये भी हमारे पास ही आएगा। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी है कि कौन कौन सी जो स्पेशल जो इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहाँ पर मैंने बता दी हैं। हम इसके बारे में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और मैं अब पीयूष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज हमें थोड़ा एड्रेस कर दें, क्योंकि 238 लोग सर इंतजार कर रहे हैं। 238 पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग टू हियर यू सर, प्लीज सर। Thank you very much. I welcome you all again for this webinar. और मुकेश जी, आप जानते ही हैं कि काफ़ी कुछ यूट्यूब के थ्रू अपने आप को मतलब बताते रहते हैं स्कीम्स के बारे में भी, और एमएसएमई से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी समय से जुड़े हैं। मैं भी इनको 2-3 साल से जानता हूँ, और काफ़ी मतलब अच्छा इनका प्रेजेंटेशन वगैरह रहता है, हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और डिलेड पेमेंट के ऊपर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इन्होंने किए हैं, पहले भी किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक तो हमारा जो मैंडेट है एमएसएमई सेक्टर का, वो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस तीनों के लिए है। लेकिन ज़्यादातर आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि हमारी जो स्कीम्स हैं वो माइक्रो और स्मॉल के लिए ज़्यादा है, मीडियम के लिए कम है। तो अब जो है थोड़ा-सा हमने भी ये रियलाइज़ किया है कि अब हमें जो है इसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहिए, और मीडियम सेक्टर के लिए भी हम लोग अब काम करना शुरू करेंगे। अभी तक माइक्रो और स्मॉल फोकस एरिया था, क्योंकि हम ये मानते हैं, अभी भी मानते थे कि 95% जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो माइक्रो और स्मॉल में है, एज़ पर द डाटा। और अब जो है मतलब जितनी बची हुई हैं मतलब वो मीडियम में है या जो भी है, मतलब उसके लिए अब हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उनको प्रमोट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम आगे जो भी काम करेंगे थोड़ा-सा उनको ध्यान में रख करके भी करेंगे मीडियम सेक्टर को। जहाँ तक डेफिनेशन की बात है, तो आपको पता ही है 2006 जो हमारा एक्ट है, एमएसएमई एक्ट, इसने परिभाषित किया हुआ है एमएसएमईज़ को कि माइक्रो किसको कहते हैं, स्मॉल किसको कहते हैं और मीडियम किसको कहते हैं। उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी की ही बात करी थी, और आज करीब 15 साल हो गए उस चीज़ को करते। अब जो जा करके है हमने इसको एक तरह से रिवाइज कर दिया है डेफिनेशन को, और हमने ये कहा है कि हम टर्नओवर और प्लांट और मशीनरी दोनों क्राइटेरिया रखेंगे, क्योंकि कोई भी एक क्राइटेरिया हमने ये पहले हमने टर्नओवर के बेस पे ही खाली इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ एसोसिएशन ने इस पे ऑब्जेक्ट उठाया कि नहीं, सब खाली टर्नओवर को आप नहीं रख सकते, मतलब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई थी, जिसकी वजह से फिर हमने ये रीथिंकिंग किया और ये डिसीजन लिया कि हम जो है टर्नओवर प्लस प्लांट और मशीनरी दोनों रखें।
ताकि किसी को भी लॉस ना हो। जो एग्जिस्टिंग यूनिट है वो ये ना सोचे कि भाई एक तरफ ही टर्नओवर को कर दिया या एक तरफ ही प्लांट मशीनरी को कर दिया। और इसमें हमने ये भी कोशिश करी कि जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं जिन्होंने अपने आप को क्लासीफाई किया हुआ है प्लांट मशीनरी के बेस पे, उनको भी नुकसान ना हो। तो उसकी भी लिमिट हमने ये देख करके बढ़ाने की कोशिश करी है कि 2006 में अगर एक्ट आया था तो इन्फ्लेशन कितना रहा, और उसको कंसिडर करते हुए हमने इसको 4 to 5 टाइम्स बढ़ाने की कोशिश करी है। जैसे पहले माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी था 25 लैक्स। अब हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम इसको 1 करोड़ तक कर दें, यानी 4 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब चीज़ें इसलिए ध्यान में रखी गई कि इन्फ्लेशन हमने देखा कि काफ़ी कुछ है, और इसको भी बढ़ा दें और साथ-साथ टर्नओवर को भी उसी रेशियो में इंक्रीज़ करें। ये जो डेफिनेशन आई है ये काफ़ी कंपोजिट क्राइटेरिया पे रखने की कोशिश की गई है कि कंपोजिट क्राइटेरिया हो जाए, जिससे कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी भी देखा जाए यूनिट का, और टर्नओवर भी लिंक करके देखा जाए। और दोनों ही आपको पता ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपका इन्वेस्टमेंट होगा उस हिसाब से टर्नओवर का, जब हम इन्वेस्टमेंट लिमिट बढ़ाएंगे तो नेचुरली आपको टर्नओवर भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्राइटेरिया कंपोजिट जो रखा गया है बहुत सोच समझ कर रखा गया है। अभी इसका नोटिफिकेशन इशू होना बाकी है, जिसके लिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि और क्या क्या चीज़ें मतलब इसमें हमें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, उसके ऊपर थोड़ा हमारा ध्यान है। क्योंकि खाली टर्नओवर कहने से मतलब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा टर्नओवर लेंगे, किस तरह से लेंगे, इन्वेस्टमेंट लेंगे तो वो कौन सा लेंगे, और कैसे एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए क्या होगा। ये सब मॉडलिटीज जो है वर्कआउट हो रही है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है। जहाँ तक पैकेज की बात है तो एमएसएमई के लिए, एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद पैकेज निकाला गया है, जैसा आपने देखा भी होगा, मुकेश जी ने काफ़ी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है इसको। तो इसका इन्होंने बताया कि जैसे अक्टूबर 31 अक्टूबर तक ये है कि जो मेन जो स्कीम है 3 लाख करोड़ की, ये 31 अक्टूबर तक है, और उसमें टाइम बहुत कम रह गया है। और ये इसीलिए टाइम दिया गया है 6 महीने के करीब का टाइम, ताकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। तो इसमें जो भी आप लोन अपना एक्सटेंशन ऑफ लोन लेना चाहते हैं उसके लिए आप अभी अप्लाई कर दिए। इसमें एक दिन की भी देरी मैं समझता हूँ कि देरी हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे अगर हम देखते हैं हमारे एमएसएमई 6 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो सभी तो नहीं, बट जितने भी इसमें से अप्लाई करेंगे नेचुरली ये 3 लाख करोड़ कम पड़ सकता है। तो इसलिए जो भी इंटरेस्टेड है एमएसएमई, जो भी अपने आप को आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ की तरफ देखना चाहते हैं, वो इसका तुरंत फायदा उठाएं, ताकि इसमें उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। तीसरा एक एस्पेक्ट है डिलेड पेमेंट का, जो कि उसमें पैकेज में ही अनाउंस किया गया था कि डिलेड पेमेंट के लिए सभी सीपीएसएस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो है डायरेक्शन इशू की जाएगी कि 45 दिन के अंदर वो अपना पेमेंट कर दें। ये हम लोग फॉलो अप करे जा रहे हैं, पहले भी करे जा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे अनाउंस किया है तो इस पर हमारा ध्यान पूरी तरह से आ गया है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जो भी एमएसएमईज हैं उनका पेमेंट कम से कम उन डिपार्टमेंट से तो रिलीज हो जाए जहाँ की हम लोग कह सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अभी गवर्नमेंट के लिए कहना इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि भी हमने एमएसएमई समाधान पोर्टल बनाया हुआ है, जो कि ऑनलाइन पोर्टल है, और ये अक्टूबर 2017 में हमने लॉन्च किया था, और उसके बाद से अब तक 40,000 केसेस इस पर आ चुके हैं। ये एक बहुत बेनिफिशियल पोर्टल है, जिसपे मतलब आप लॉग इन करके बिना किसी फीस के, फिलहाल तो ऑनलाइन ही पोर्टल है, जब आपका केस रजिस्टर्ड होता है तो कुछ ही स्टेट इसमें चार्ज करती हैं, 3-4 स्टेट हैं जो चार्ज करती है, वो आप उसमें उसका फायदा उठा सकते हैं स्टेट में। तो ये जो 45 डेज का जो क्राइटेरिया जो हमारे फाइनेंस ने अनाउंस किया है, उस पर अब हम लोग पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं कि भाई ये किस तरह से हम इसका पेमेंट जो है रिलीज करा सकते हैं। इसमें जो है रिसेंटली हमारे सेक्रेटरी की तरफ से सभी मिनिस्ट्रीज को और सभी सीपीएसएस को एक तरह से लेटर चला गया है कि भाई आप इमीडिएटली जो है इनका पेमेंट रिलीज करें, जो कि डायरेक्शन पहले इशू हो चुकी है, जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर। ये इनिशिएटिव जो है हमने लिया है कि इसमें जो भी डिलेड पेमेंट है, कम से कम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का और सीपीएसएस का, वो तुरंत रिलीज करें। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जैसा मैंने बताया कि आप लोग जो है लॉग इन करके, और एमएसएमई समाधान हमारा एक पोर्टल है, उस पर जो है इस पर लॉग इन करके और केस फाइल कर सकते हैं। और ये फिर केस जो है हर एक स्टेट में जो एमएससीएफसी बनी है वो इसको देखेगी। 5-6 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एमएससीएफसी भी एक से ज़्यादा बना दी हैं, ताकि वो अपने केसेस जो है डिस्पोजल जल्दी कर सके, क्योंकि हमारा प्रेशर हमेशा बना रहा है एमएससीएफसी पे, जो भी केसेस आपके ऊपर आए हैं, जो भी डिलेड पेमेंट के केसेस, वो आप जल्दी जल्दी डिस्पोजल करें। और उसी की वजह से उन्होंने इस प्रेशर को देखते हुए अपने यहाँ 6 से 7 या किसी किसी स्टेट में 10 भी एमएसएफसी उन्होंने फंक्शन में डाल दी। ये जो डिस्पोजल है ये थोड़ा सा बढ़ गया है, पहले के मुकाबले देखें तो
जब हमें पता ही नहीं था कि केस कितने होते थे 2017 से पहले की अगर बात करें तो हमें यही नहीं पता था कि हमारे पास कितने केसेस पेंडिंग है एमएससीएफसी के पास में, क्योंकि कोई डाटा नहीं मेंटेन होता था। लेकिन अब इस प्रयास में हमने जो है ये ऑनलाइन पोर्टल किया और हमें पता है कि किस एमएससीएफसी के पास कितने केसेस पेंडिंग है और हम उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं ताकि उनके ऊपर प्रेशर बना रहे। तो इसकी वजह से जो है ये केसेस जो है डिस्पोजल थोड़ा सा बढ़े हैं। थोड़ा सा इसमें जो एनसीएलटी का जो प्रोविजन आया उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मुकेश जी बताया था जी केस बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो इसमें एनसीएलटी ने थोड़ा सा जो एक प्रोविजन लाए हैं वो 24 मार्च का एक नोटिफिकेशन उन्होंने इशू कर दिया जिसमें ये कह दिया कि 1 लाख तक के केसेस जो पहले आते थे, 1 लाख से ऊपर के जो केसेस आते थे अब उसकी लिमिट बढ़ा करके उन्होंने 1 करोड़ कर दी। थोड़ा सा ये ड्रॉबैक हुआ है एमएसएमई सेक्टर के लिए, लेकिन उसके पीछे उनका प्ले ये है कि एमएसएमई भी चूंकि इंसॉल्वेंट होते हैं तो उनके ऊपर कोई केस ना डाल सके, इसलिए हम ये प्रोविजन लेके आए कि 1 करोड़ से कम का अगर कोई केस होगा डेब्ट का तो वो एमएसएमई के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये एक तरह से बेनिफिशियल भी है तो दूसरी तरफ से इसके उसका अगेंस्ट भी है। वो इस वजह से कि भी अगर 99 लाख तक का भी अगर कोई केस अगर एमएसएमई करना चाहे किसी भी कंपनी के केस में, चाहे वो एमएसएमई है, चाहे लार्ज स्केल है, चाहे कोई और कंपनी है, तो वो जो है वो केस नहीं कर पाएंगे। तो आपके सुझाव जो भी मिलेंगे एसोसिएशन के थ्रू या जो भी हमें सुझाव मिलेंगे उसके बेस पे हम इस लिमिट को फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और एक मुझे पता भी ये लगा था कि एक प्रोविजन है कि इसमें एमएसएमई को एग्जाम किया जा सकता है इस प्रोविजन से, तो उस मैटर को भी हम लोग टेकअप करेंगे आपके सुझाव के साथ। जी और कुछ थोड़ा सा बताइए आप एनसीएलटी के बारे में भी जैसे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट सर आपने रखा है। और देखिए अभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 247 हो गए हैं। तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ डिक्लेरेशन किए, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो डिफॉल्ट है उस डिफॉल्ट की जो लिमिट है लिमिट उसको हम 1 लाख से 1 करोड़ रुपए कर देते हैं। तो एक तो एमएसएमई को कुछ वही प्रॉब्लम हुई, हमने तो चैम्बर की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करनी शुरू की, और क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कर सकता था, तो आप जैसे कि अभी भी दिख रहा है कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन वो क्योंकि दूसरी मिनिस्ट्री है तो हम वहां भी उनसे बात कर रहे हैं कि भाई एक तो जो हम एमएसएमई हैं वो तो हम परेशान रहते हैं वैसे ही, क्योंकि जो हमारे ड्यूज होते हैं छोटे छोटे होते हैं। मतलब किसी के तो हो सकता है बहुत छोटे हो, 1 लाख से भी कम होता है, पर चलो 1 लाख से ऊपर वाले जो हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ एक कंपनी के पास ऐसी बहुत कम एमएसएमई होंगी जिनका ड्यूज 1 करोड़ से ज्यादा एक कंपनी के पास रहता हो। तो एक तो वहां पर एमएसएमई कुछ अपने को ऐसा समझ रही थी कि ये हमें प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि जो रिकवरी थी वो सच्चाई कि चाहे आईबीसी और एनसीएलटी ये रिकवरी कोर्ट नहीं भी है तब भी उससे बहुत अच्छी रिकवरी हो पा रही थी इन एमएसएमईज की। लेकिन अब तो कह दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कि भैया हम जो ये सेक्शन 7, 9 और 10 जो है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के, दोस्तों मैं बता दूं 7, 9, 10 क्या होता है। यानी 3 तरह से ये जो कंपनीज हैं वो इंसॉल्वेंसी कोड में एनसीएलटी में जा सकते हैं। एक तो होता है कि अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर है, यानी कोई जिसने आपको कंपनी को लोन दे रखा है, वो आपको कह सकता है ले जा सकता है इस एनसीएलटी में। दूसरा जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है, यानी हम जैसे जो एमएसएमईज हैं, अगर हमारा ड्यूज डिफॉल्ट होता था पहले जो जिसकी लिमिट 1 लाख रुपए थी, तो वो हम भी ले जा सकते थे किसी कंपनी को यहाँ एनसीएलटी में पिटीशन फाइल करके। और तीसरा कंपनी खुद भी अपने से भी कह सकती थी कि भाई मेरा रेजोल्यूशन कर दो आप। तो वो 3 तरह से हो सकते थे। अब सरकार ने कह दिया है, तीनों के लिए कह दिया कि भैया आप तीनों को ही हम बंद कर रहे हैं। अभी उसका नोटिफिकेशन तो मेरी जानकारी में नहीं आया है कि अभी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन और अभी जो कहा यह गया है कि भाई अब ये तीनों सेक्शंस जो हैं वो होल्ड पे कर दिए जाएंगे, यानी अगले 1 साल के लिए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के में कोई केस इनिशिएट नहीं हो सकता। यहाँ पर बात एक और हुई थी कि भाई जो पुराने केसेस चल रहे हैं उनका क्या होगा। तो हमारे साथ पिछली एक वेबिनार में आप तो थे सर, जब ऑनरेबल जस्टिस MM कुमार जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे एनसीएलटी के, वो भी आए थे और मेरी उनसे बाद में भी बात हुई थी। तो तब भी उन्होंने कहा था कि जो पुराने केस वो चलते रहेंगे। मुझे आज ही पता चला है कि एक एनसीएलटी ने एक अभी कोई ऑर्डर दिया है, मैं पूरी तरह भी उसको एनालाइज नहीं कर पाया हूँ,
मुझे अभी वो ऑर्डर मिला है और उसमें ये उन्होंने कहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। जो डिफॉल्ट है 1 लाख रुपए और 1 करोड़ लिमिट में बढ़ा दी है, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता और ये आगे वाले केसेस के लिए तो होगा, लेकिन जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं उन लोगों के लिए ये 1 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी और उन लोगों के लिए ये जो 1 लाख रुपए है वो ही एप्लीकेबल रहेगी। यानी जो पुराने केसेस हैं वो केसेस एज इट इज चलते रहेंगे, लेकिन अब ये जो 7, 9, 10 की जो कंडीशन है कि ये होल्ड पर चले जाएंगे वो हमें देखना होगा। साथ में दोस्तों आप इसका मतलब ये हुआ कि जो नए केस फाइल होंगे वो 1 करोड़ से ऊपर के ही होंगे आज की डेट से, या जो उस डेट का नोटिफिकेशन है उसके बाद से जो भी केसेस फाइल होंगे वो 1 करोड़ से ऊपर के ही होंगे। हाँ, तो सर उसमें यही था 1 करोड़ से ऊपर, लेकिन जो बाद में जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया, अब तो उन्होंने जब ये कह दिया कि भाई आगे कोई केस इनिशिएट ही नहीं होगा, तो शायद आगे एकदम फाइल ना कर पाए, लेकिन जो पुराने केस चल रहे हैं अभी तक जो समझ है वो यही है कि वो चलते रहेंगे। 1 लाख के डिफॉल्ट पर ही वो एडमिट भी होंगे, लेकिन उसके बाद में कोई जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मैडम ने डिक्लेयर किया, तब ये कोई और नया केस हम फाइल नहीं कर सकते। जो मेरी समझ है वो ये है, जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है लोगों से। मेरी रिक्वेस्ट इसमें यह रहेगी कि आप एक रिप्रेजेंटेशन बना करके कम से कम हम लोग इसको टेकअप करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए के साथ टेकअप करेंगे। ये जो नोटिफिकेशन हुआ है उससे कम से कम एमएसएमई सेक्टर को जो है एग्जेम्पशन दिया जाए फाइलिंग के लिए। बिल्कुल सर, वैसे थोड़ा सा आप एक मिनट। जी सर आप तो हमेशा मतलब वो बात करते हैं जो हमें करनी चाहिए, वो आप बात कर देते हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि सर आपके लिए मैं एक बार ताली बजा दूं सर, सच में दिल से। थैंक यू सर। पर सर उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ स्पेशल इसमें कुछ नोटिफिकेशन लाएंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में, तो हम भी उसकी इंतजार कर रहे हैं। उसमें बकायदा उसमें उन्होंने जो ये पैकेज अनाउंस किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम ये स्पेशल अनाउंसमेंट लाएंगे एमएसएमई सेक्टर के लिए। सर हमारे साथ कार्तिकेयन जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। इस टेक्नोलॉजी युग में थोड़ा thanks to Shank, he put me on this. Well, no issues. तो सर मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि नाउ द स्टेज इज फॉर यू, क्योंकि बहुत से लोग हमारे करीब 250 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अब सुनना चाह रहे हैं आपको, बैंक सुनना चाहते हैं। बैंक वो कहते हैं भैया बैंक हमें देता है नहीं देता है, जबकि मैं भी उनको समझा रहा था कि भैया कार्तिकेयन जी तो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ वो तो कहते हैं कि मैं ही उनसे कभी कहता हूँ कि सर कैसे वापस करेंगे एमएसएमई क्या होगा, तो कहते हैं नहीं नहीं गुप्ता जी ये तो हम उनको इस समय पूरी मदद करनी है और हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका हाथ हैंड होल्डिंग करनी है। आपका ये जो दिल में सर ये जज्बा है एमएसएमई सेक्टर के लिए, मैं उसको सही से दिल में सही से आपके लिए मतलब मैं साधुवाद। और आई विल रिक्वेस्ट यू नाउ कि जो आप कर रहे हैं सर, आप अपने इंडियन बैंक की तरफ से और बैंक की तरफ से जो भी एमएसएमई के लिए सर आपकी जो सेवाएं जो उनका हैंड होल्डिंग कर रहे हैं सर, प्लीज गाइड अस सर। Thank you, Mr. Gupta ji, and thank you, Piyush ji, for this opportunity given to me. मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं रहता है, लेकिन पर भी मैं हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम सर, यू कैन डू मिक्स बात करूंगा। साहब ये जो कठिनाई के समय है, इस समय हम इंडियन बैंक ने पहला कोविड इमरजेंसी लोन का अनाउंसमेंट किया था। उसमें हम ये कोविड इमरजेंसी लोन फॉर एमएसएमई में reassessment of working capital finance up to 30% of the projected turnover as per RBI COVID relief package for easing financing. This is to meet the additional working capital requirements for building up of current assets, extension of debtor cycle, substitution of trade creditors, leveraging the operating cycle, inventory holding, debtors level. This type of facility will be available अप टू 31/5/2020 था पहले, अभी उसको एक्सटेंड करके हम और 3 महीने बढ़ा रहे हैं। वो 3 महीने का मोरेटोरियम भी है इसमें, और ये इंस्टॉलमेंट्स इन टर्म लोन्स कैन स्टार्ट फ्रॉम 1/3/2020 to 31/5/20 विदाउट एनी चेंज इन द IRAC नॉर्म्स। दिस इज द ईज फॉर वर्किंग कैपिटल। ये पहला एक आउटरीच हम कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं। दूसरा न्यू प्रोडक्ट्स हम जो ये 1920 में इंट्रोड्यूस किए थे कि IB प्योर जलदरा, दिस इज फॉर सेटिंग अप ऑफ रीजनल फॉर कियोस्क्स बाय MSMEs, SME वाहन फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर बिजनेस पर्पस,
IND SMEs assessment of based on turnover declared in the CST returns. ये जो IND MSMEs केवल अपना GST और हमारा टर्नओवर जो दिख रहा है GST रिटर्न्स के मुताबिक कोविड इमरजेंसी लोन दे सकते हैं ब्रांचेस, उसका सर्कुलर्स भी हमने ब्रांच को भेजा है। और सूर्य शक्ति का सोलर पावर प्लांट हम एस्टेब्लिश करने के लिए, कैप्टिव यूज करने के लिए भी वो भी हम कर रहे हैं। IB working capital for meeting the liquidity crisis faced due to delayed receivables. This is another scheme which we have launched for IND Bank standby working capital. Then there is other cluster-based schemes. I would like to tell, especially for the corporate borrowers and medium enterprise borrowers, to meet the cash mismatches being faced by our existing customers whose operations are affected due to COVID-19. Liquidity mismatch can be arising out of the delayed receivables. इसके लिए हम एक दे रहे हैं maximum 10% of the existing fund-based working capital, non-fund-based working capital, subject to a maximum of 100 crores. Borrowers who have been sanctioned ad hoc excess standby line of credit, gold card limits, the total such limits, including the exposure of the proposed scheme, should not exceed 20% of the fund and non-fund-based working capital exposure. The limit will be over and above MPBF. जो पहले हम हमारा कस्टमर्स जो MSME कस्टमर्स MPBF में लिए हुए हैं, इसके ओवर एंड अबव ये हम स्टैंडर्ड बोरोवर्स के लिए हम कर रहे हैं। This is 1 year MCLR, which is 8.10. This is for the corporate. There is another loan which we are clients where उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो 10% of the fund capital limit subject to a maximum of 50 lakhs दे रहे हैं। ये जो स्टैंडर्ड MSME borrowers है उनको ये 10% फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। इसको कॉम्पोजिट लोन भी हम दे सकते हैं। इसका 25 लाख हम डोर टू डोर टर्नर देते हैं 42 मंथ्स के लिए, और उसका हॉलिडे पीरियड होता है जो मोरेटोरियम कहते हैं हम उसको, 6 महीने के लिए मोरेटोरियम होता है, और बाकी से 36 मंथ्स में EMI में ये आसान से पे कर सकते हैं। इसमें नो प्रोसेसिंग चार्जेस, नो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, नो रिव्यू चार्जेस, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.75 फिक्स्ड। दीज आर द MSME रिलेटेड लोन्स हम जो दे रहे हैं कस्टमर्स के लिए सर। सर कुछ थैंक यू वेरी मच कार्तिकेयन जी। जो लेट अस नो वेरियस स्कीम्स ऑफ योर बैंक्स इनफैक्ट, जिससे काफी फायदा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए। तो एक तो वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो स्कीम है जिसमें आपने कहा कि हम 10% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, अब सरकार ने कहा कि भाई ये 20% एक्स्ट्रा और देंगे, तो ये जो 10% 20% का है ये दोनों एप्लीकेबल होंगे, यानी किसी ने अगर 10% पहले ले लिया है तो क्या वो अब 20% एडिशनल के लिए फिर एलिजिबल है, या वो टोटल 20 और 10% आप उसमें जो पहले दे चुके वो काट लेंगे? नहीं, 20% जो हम कोविड लोन लिए हैं वो अलग होगा। अगर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 3 लाख करोड़ स्टिमुलस का सर्कुलर अभी आपको भी पता है आना है नोटिफिकेशन, उसके वेट कर रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा, वो अलग होगा। इससे ऊपर उसको प्लस 20%, ऑल बोरोवर्स विल गेट 10 + 20%। अच्छा सर, एक चीज और है, एक क्वेश्चन और है कि ये जो सबऑर्डिनेट डेट है इसकी कोई गाइडलाइंस कुछ आई है क्या सर? वेट कर रहे हैं, 1-2 दिन में आ जाएगा सर। मतलब आप ये देखिए, ये क्या मतलब जो FGM साहब हैं इंडियन बैंक के, वो मतलब दोस्तों क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं। मतलब हम MSME तो इंतजार कर ही रहे हैं, बैंकर्स कह रहे हैं कि भैया हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से स्कीम आ जाए और जल्दी से हम लोन दे दें आपको। क्या सर, थैंक यू वेरी मच सर, रियली सर, ग्रेट सर। मतलब बैंकर यहाँ दोस्तों it will come and I assure that there is a lot of I think by now हमारा ये जो FGM हूँ, मेरा 8 जोन्स है, अभी तक हमने केवल 153 करोड़ का कोविड इमरजेंसी लोन दिए हैं हमारे 8 जोन्स में। बहुत लेकिन कस्टमर्स सैंक्शन लेके अभी अवेल नहीं कर पा रहे।
गेट पे कि क्या होगा, how it will be, demand is there or not. So that is where the things are. But by and large, some customers may feel now over branches. So henceforth, our response also will be very fast. We assure from bank side that any genuine request for COVID emergency loan will be honored. हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक है। आप मेरी भी बात हो रही थी इकोनॉमिक टाइम्स में, एक मेरा आर्टिकल भी आया उसमें, जिसमें मैंने भी यही पूछा है कि भाई जो ये लोन है, ये लोन लेने में एमएसएमई शायद उतना जल्दी हमको नहीं है, क्योंकि हमें भी लगता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, उसके बायर्स होंगे, तभी वो लोन लिया जाए, नहीं तो लोन लेने का भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो ये तो बात आपकी सर बिल्कुल ठीक है। सर एक पूछ रहे हैं साहब कि भाई ये जो आपने कहा कि 4 साल का इसमें रिपेमेंट पीरियड होगा और 1 साल का मोरेटोरियम, अगर हम इसको जल्दी पे करना चाहें तो क्या आप हमसे कोई इसमें प्रीपेमेंट चार्जेस लेंगे क्या? I think guidelines will come 100%. We will not. If you're paying it fast, there is no good prepayment. तो दोस्तों मेरे हिसाब से भी इसमें आपसे मतलब जब बैंक आपको पूरी इतनी मदद करने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूं कि इसमें वो आपसे जरूर इसमें छूट दे देंगे। सर एक क्वेश्चन ये है कि ये ठीक है, जिन लोगों का 29 फरवरी 2020 को जो आउटस्टैंडिंग है उसका तो आप 20% दे देंगे या 10% आप, जो नई यूनिट है उनके लिए भी अभी कोई सर ऐसा स्कीम है कि जो नया यूनिट लगाना चाहते हैं? जैसे मैं अभी एक डिस्कस कर रहा था, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि फूड प्रोसेसिंग की या किसी और ऐसे आइटम की कोई ऐसा एसेंशियल कमोडिटीज में अगर बनाना चाहूँ, तो नए यूनिट के लिए भी सर कोई अभी बैंक कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार है? अगर अभी तक जो कोविड आया है में हमारा कस्टमर्स है, तो हम अभी हमारे से नहीं जुड़े हुए हैं, वो आज में जो वहां पर जाके हमारा मैनेजर से करेंगे, तो मतलब आप कह रहे हैं कि नए प्रपोजल भी आप कंसीडर कर रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं कि भाई जो ये जो लोन है, जो इमरजेंसी जो लोन है, ये सर ये आप जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो ही दे रहे हैं या प्राइवेट बैंक को भी ये देना पड़ेगा? अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी हो सर। I can answer for my bank, sir. सर अच्छा सर, एक जो रीस्ट्रक्चरिंग की जो स्कीम है, जो एमएसएमई है रिजर्व बैंक की, उस स्कीम में भी सर अभी मतलब रीस्ट्रक्चरिंग भी आप लोग भी कर रहे हैं सर? ये भी करना चाहता था हमारे के लिए। ये काफी सारा डाउट्स है सर हमारे कस्टमर्स को कि अगर ये हम कर देंगे तो हमारा ये निशाना हो जाएगा, हमारा क्रेडिट रेटिंग थोड़ा जाएगा। लेकिन ये बात सही है, there is no doubt about there is going to be a stressed asset mark in that. But मैं सर अगर a customer is not in a position to pay, for example, he has to pay 2 lakhs and he is not able to pay 2 lakhs, he is generating only if he can pay to 1 lakh. It is better to him to the restructuring elongated period and his uncertain portion into a term loan for a period of time, rather than getting all this. I want to stress to our customers, they should restructuring and any branches which are not doing the restructuring, anyhow इंडियन बैंक वेबसाइट में जाने के समय आपको सब हमारा टॉप का मोबाइल है, तो उसमें अगर नोटिस we will definitely talk to the branches concerned and help the customers to avail the restructuring. तो मैं आप मतलब आप कह रहे हैं कि सर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार हैं, जो भी रिजर्व बैंक की स्कीम है उसमें भी लोग आकर आपका एमएसएमई में रिस्ट्रक्चरिंग, और बल्कि जैसे आपने एडवाइस किया, मैं भी ये कहता हूं कि रिस्ट्रक्चरिंग करा लीजिए। अगर कोई हमें बीमारी है तो दवाई तो हमें उसकी लेनी पड़ेगी, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कार्तिकेयन जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। मैं पीयूष जी आपके लिए बड़े सारे क्वेश्चन है सर। एक तो सर लोगों का कहना यह है कि भाई जो ट्रेडिंग कर रहे हैं
उनके लिए भी कुछ आप कुछ एमएसएमई मिनिस्ट्री उनकी भी कुछ मदद करती है क्या? नहीं, एज सच ट्रेडर्स के लिए हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं कोई मदद, क्योंकि ट्रेडर्स हमारे मैंडेट पे नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि डीपीआईआईटी एक डिपार्टमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो गया पहले, जिसका नाम डीपीआईआईपी था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी। इसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर मतलब इंटरनल ट्रेड रख दिया गया, डीपीआईआईटी हो गया है। जी। तो वो जो डिपार्टमेंट है वो एक तरह से अब ट्रेडर्स को कैटर कर रहा है। तो अभी वैसे हम लोग ट्रेडर्स को स्पेसिफिकली कुछ नहीं सपोर्ट दे पा रहे हैं, बट यह है कि भविष्य, क्योंकि हमारे बिजनेस एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में हमारे ये फॉल नहीं करता है ट्रेडर्स। हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस ही अभी प्राइम है एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर एक ये पूछ रहे हैं कि भाई जो आप डिलेड पेमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डिस्कॉम में उनको तो आपने दे दिया 90,000 करोड़ रुपए और वहां हमारा पैसा फंसा पड़ा है, तो उनके लिए हम कहाँ जाएं, क्या करें? तो इनको सर कुछ आप अब यही है कि एमएससीएफसी में केस करें ये लोग, क्योंकि अब मैं इनको ये भी नहीं गाइड कर सकता कि एनसीएलटी में जाए, क्योंकि 1 करोड़ से नीचे तक का जब तक ये प्रोविजन विड्रॉ नहीं होता तब तक ये उसमें भी केस नहीं कर पाएंगे। 1 करोड़ से ऊपर का है तब तो जरूर करें केस, क्योंकि एनसीएलटी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रिब्यूनल है जहाँ की 3 से 4 महीने में आपका रिकवरी हो जाता है। थोड़ा सा इसमें प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए, जो एक मतलब एक्सपर्टाइज है जिनके पास में इस टाइप से केसेस करने की और लड़ने की, उन्हीं वकीलों को या उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट करके और केस किए जाएं। लेकिन बिलो 1 करोड़ है तो मैं फिर यही कहूँगा कि आप एमएससीएफसी में केस फाइल करें। और हम लोग वैसे नॉर्मली इंटरवीन तो नहीं करते हैं, बट नेचुरली अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा आकर के मिले, मैं कोशिश करूँगा कि पर्सनल लेवल पे भी हम जो है वो फ़ोन वगैरह करके या लेटर इशू करके, ईमेल इशू करके उनको कहें कि भाई पेमेंट रिलीज करें जाए। जी। सर एक वो पूछ रहे हैं कि भाई सर्विस सेक्टर जो है उसमें तो आप पूरी मदद करते हैं ना, या सर्विस सेक्टर के साथ कोई भेदभाव है? नहीं, सर्विस अब तो वैसे भी अगर नई डेफिनेशन जब से एप्लीकेबल हो जाएगी तो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में कोई भेदभाव रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमने दोनों को क्लब कर दिया और दोनों के लिए हमने एक ही डेफिनेशन डिजाइन कर दी है। तो पहले भी नहीं था वैसे डिस्टिंक्शन, पहले भी नहीं था, अगर कुछ कहीं था भी तो अब तो वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के लिए हमने एक ही डेफिनेशन बना दी है। जी। और सर एक कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हमने बात की थी कि जो बैंक गारंटी के लिए मैंने कहा था, तो इसमें से कार्तिकेयन जी आप या पीयूष जी जो भी जवाब देना चाहें दे सकते हैं। तो एक जो पैकेज में डिक्लेयर किया गया है कि जो बैंक गारंटी है वो रिलीज कर दी जाएंगी, पार्शियली अगर काम हो गया तो पार्शियली भी रिलीज कर दी जाएंगी, और फिर वो जो मार्जिन मनी है वो बैंक से रिलीज हो जाएगा और उनकी बैंक गारंटी की लिमिट भी अवेलेबल हो जाएंगी ताकि वो और भी टेंडर भर सकते हैं। बट वो कह रहे हैं कि सर तो दो गारंटी देनी पड़ती है, एक परफॉर्मेंस गारंटी देनी पड़ती है, एक रिटेंशन मनी सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। तो उनका कहना है कि ये इसके लिए कुछ हमारी कुछ मदद करवाइए कि ये 2 तरह की हमें गारंटी देनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ पीयूष जी इसके लिए अगर हम कुछ डीपीई के थ्रू कुछ बात कर सकें, और मैं इनसे कहूँगा कि इसकी डिटेल अगर आप हमें एक मेल कर सकें डिटेल में, मैं यहाँ पर एक मेल आईडी भी लिख दे रहा हूँ, तो वो हम फिर हम पीयूष जी तक और कार्तिकेयन जी तक भी पहुँचा देंगे, और फिर आगे जहाँ भी ये इसको टेकअप करना होगा वो हम उसको टेकअप कर लेंगे। ये जो आप डबल बैंक गारंटी की बात करें, क्यों सर आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? हमारी तरफ से बैंक गारंटी 2 तरह का है, एक परफॉर्मेंस गारंटी, एक मनी गारंटी। Factually, they have to give the payments to the next customer, then it is money guarantee. They have to perform like construction of any cold storages, like that. If it is coming, then we go with the performance guarantee. And performance guarantee, if we are taking, we will not take money guarantee. But your retention money is the other party who is taking, the government or the party whom the guarantee is given. So there, I think PhD can throw more light. जैसे कि हेलो जी सर जी। हाँ, जैसा कि अभी इन्होंने बताया और आपने भी रिक्वेस्ट करी है कि इस मैटर को हम टेकअप कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप हमें इस पे पूरी रिप्रेजेंटेशन बना करके दें तो हम इसके डीपीई के साथ में टेकअप करेंगे। वैसे मेरे पास में अभी जस्ट मैं देख रहा था एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के ऊपर एक सर्कुलर इश्यू हुआ था, लेकिन अभी वो मेरे मोबाइल से मतलब नहीं हो पा रहा है।
एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। तो एक कोई सर्कुलर आया हुआ है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के ऊपर। अच्छा सर, अभी रिसेंट? तो हाँ, रिसेंटली मैंने एक्चुअल में किसी को भेजा भी था, 17 मई को भेजा था। मैं एक बार फिर सर्च कर पाऊंगा अगर तो। अच्छा ये भी इसमें हो नहीं पा रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है मोबाइल में। तो एक कोई सर्कुलर इशू हुआ था परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के ऊपर। तो थोड़ा सा अगर आप भी सर्च करें या किसी और के पास में भी अगर टाइम मिले तो थोड़ा सर्च करें, एक सर्कुलर इशू हुआ है इसके बारे में। हम जिनको ये चाहिए होगा अब ये कोई कह रहे हैं सर, एक कह रहे हैं अमित गढ़िया जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मेरे पास है तो, लेकिन उसमें कुछ अभी कुछ क्लियर नहीं है अभी। तो कोई बात नहीं, हो सकता है जो पीयूष सर के पास हो उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन ज्यादा हो तो हम देख लेंगे। और आपको जिनको चाहिए प्लीज आप हमें मेल कर दीजिए। मैंने यहाँ पर मेल आईडी लिख दिया है, advisor@indiansmechamber.com। वहां पर आप मेल कर दीजिए, हम आपको ये जो सर्कुलर है ये भेज देंगे। और आपकी जो भी जो प्रॉब्लम है प्लीज आप हमें जरूर बताइए और हम उसको टेकअप करेंगे। आप हमें मेल करिए एडवाइजर ADVISOR@indiansmechamber.com। आप पे मेल करिए, हम जरूर आपकी बात का ध्यान लेंगे। मैं एक बात यहाँ पर पीयूष जी आपके लिए और कार्तिकेयन जी और मेरे जितने यहाँ पर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, हम शायद दुनिया में शायद पहले ऐसे चैम्बर होंगे जो हम एक फैसिलिटी अब शुरू कर रहे हैं। हमने अब ये फैसिलिटी शुरू की है सर कि जितने भी हमारे मेंबर हैं हम उन सबके लिए एक ग्रुप बना रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप तो होता है 256 मेंबर्स उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं। तो एक टेलीग्राम करके ऐप हमने देखा जहां पर 2 लाख लोग तक जुड़ सकते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम अब ये शायद पहली बार, मैंने ऐसा अभी तक किसी चैम्बर में देखा नहीं कि चैम्बर एक ऐसी सर्विस दे जहां पर जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो, लेटेस्ट सर्कुलर हो, लेटेस्ट गाइडलाइंस हो, वो एक तो आपको हम जितने भी मेंबर्स होंगे उनको हम रियल टाइम बेसिस पर शेयर करेंगे ये ग्रुप बनाकर। दूसरा, उनकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो हम ये नहीं कह रहे कि हम सारी प्रॉब्लम का समाधान कर देंगे, लेकिन हम आपके लिए आपके साथ खड़े होंगे। जो जितने भी मेंबर हैं उनका हम एक ग्रुप बनाएंगे। तो आप आइए, जुड़िए मेरे साथ मेंबरशिप में ऑन चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, और हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। आप हमें मेल कीजिए, हम आपकी मेल का जवाब देंगे और जो आपकी समस्या है उसको सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ लोगों ने जुड़ गए हैं मेरे साथ सर। अच्छा इनिशिएटिव है आपकी तरफ से। सर मैं उसमें ना एक परमिशन चाहूंगा, अगर मेरे जो दोनों आज जो डिग्निटरीज हैं, मैं अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूं, ताकि अगर आपसे रिलेटेड हो तो वो आप हमें गाइड कर दे तो बहुत मेहरबानी हो। जरूर जी, वी आर ओके विद इट। सो नाइस। पीयूष जी आपकी तरफ से भी हाँ ठीक है। अच्छा वन मोर गुप्ता जी, एक जी और, सर। कैन आई कम इन? यस सर, प्लीज सर, प्लीज। या देयर इज, आई डोंट नो, आपने ई ट्रेड्स के बारे में हमारा एमएसएमई बोरोवर्स को बोले कस्टमर्स ई ट्रेड्स? सर अभी हमने ट्रेड्स के ऊपर एक स्पेशल अभी हमने वेबिनार किया था, जहां पर ट्रेड के जो एक कंपनी RXIL जो है वहां के जो MD हैं वो हमारी इसमें आए थे। और पीयूष सर भी उस वेबिनार में एक इम्पोर्टेंट पैनलिस्ट थे। तो वो हमने की थी डिलेड पेमेंट के ऊपर। उसमें RXIL जो सर है ना, जो मेन जो एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स का, उसमें उनके MD जो है वो हमारे इसमें आए थे। तो अभी हमने रिसेंटली की थी सर वो ट्रेड्स। ओह फैंटास्टिक। आई थॉट आप उसमें कुछ बोलना है तो सर प्लीज आप सर कुछ उसमें कुछ। तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इंडियन बैंक तीनों प्लेटफॉर्म अभी तीन रूप से फंक्शन हो रही है। एक RXIL, आप जैसे आपने बताया, दूसरा इनवॉइस स्मार्ट, और तीसरा M1 एक्सचेंज। तीनों में हमारा इंडियन बैंक मेंबर है। और अगर कोई ऐसा कस्टमर्स है जिसका आया हुआ है लेकिन थर्ड पार्टी रेटेड कंपनी who have to pay and they are to be taken on board, we are interested, let them give the details to us. We take on board 8,230 sellers है, लेकिन buyers only 1,530 है। This is little like your organization, like our PUC's organization, if they are able to onboard more number of buyers, then the scheme will और भी attractive हो जाएगा। जैसे ही डिस्काउंट बिल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म में पोर्ट होता है तो वजह से हम रेटिंग के समय उसको परचेज कर देते हैं और इट इज
no recourse to the customer. That is one big good thing happening to the customers. Our MSME customers will be getting their funds on time, and the buyers will be paying on date. एक अच्छा मौका है. We have to onboard the many number of buyers. That is what is constraint. नहीं तो सर आपका बिल्कुल ये सही एक सलाह है, बट इसमें ट्रेड्स में हम और पीयूष जी तो खैर उसमें बहुत ही काम करते रहते हैं. अभी एक पीयूष सर ने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी डिलेड पेमेंट के ऊपर. वहां भी जो ट्रेड्स एक इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट था वो डिस्कस हुआ था. पर उसमें सर प्रॉब्लम ये है कि एक तो जो आप जो फंडिंग करते हैं विदाउट रिकोर्स है, नो डाउट इट इज, बट उसमें सर एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो बायर है उसकी रेटिंग देख के करते हैं. तो अब अगर मैं कोई बीएसएनएल के ऊपर मैं मान लो कोई बिल अगर मैंने रेज कर दिया तो आप उसकी रेटिंग नहीं होगी तो आप उसको डिस्काउंट नहीं करते. एक तो ये इशू है सर. और दूसरा इशू ये होता है सर उसमें, ये मैंने जो मिस्टर केतन गायकवाड़ है जो एमडी है आरएक्सआईएल के, वो अभी हमारे पिछले अभी हमने मेरे ख्याल 8-10 दिन पहले अभी हमने ये वेबिनार की थी, उसमें ही वाज आल्सो वन ऑफ द फाइनलिस्ट. तो एक और अभी जितने भी ये जो सीपीएससीज हैं, जितने गवर्नमेंट कंपनीज हैं, अभी वो उसमें उन्होंने अपना लिस्टिंग किया ही नहीं है. पीयूष जी बताएंगे वो नंबर कहाँ है, अभी कितना है, और लिस्ट करने के बाद में वो ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, क्योंकि उसमें वो बिल एक्सेप्ट होकर वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है उसमें जो होनी चाहिए. पीयूष जी आप शायद इस बारे में कुछ जरूर बताना चाहेंगे अपने. इसमें ऐसा कि जैसे कि कार्तिकेयन जी ने बताया 3 प्लेटफॉर्म है, आरएक्सआईएल, ट्रेड्स और अर्बन. तो ये तीनों ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है ये बिल डिस्काउंटिंग करते हैं. इसमें जो हमारा नोटिफिकेशन इशू हुआ था 2 नवंबर 2018 को हुआ था, और उसी में हमने ये डायरेक्शन इशू करी थी कि हर वो कंपनी जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है और हर सीपीएससी अपने आप को रजिस्टर्ड करेगी कंपलसरीली. तो सीपीएससी जो है आज की डेट में करीब 250 से कुछ ऊपर हैं, उसमें से 160 ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं ट्रेड प्लेटफॉर्म पे. 35 के करीब ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा डिफंक्ट हैं, और बाकी के लिए ऑलरेडी प्रयास चल रहे हैं. सीपीएससी को हम लिख रहे हैं या डीपीई को लिखते हैं हम डायरेक्टली कि ये जो है जो अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ट्रेड प्लेटफॉर्म पे वो रजिस्टर करें, और वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं. इसी तरह से जो 500 करोड़ से ऊपर की कंपनियां, वो अभी हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से 1881 कंपनी है, यानी 1881 कंपनी है जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है. तो उसकी भी हमने जानकारी ली, तो हमें पता लगा कि अभी तक जो उसमें से कंपनी ने जो ऑनबोर्ड किया अपने आप को 443 है. ये काफ़ी कम है संख्या, मतलब ऑलमोस्ट 25 से 30% ही है, और उसके लिए भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं. आरओसीज के थ्रू जो है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव डाला जा रहा है उनके ऊपर. लेकिन थोड़ा सा इसमें एमसीए ने भी ये बोला कि इसमें जो है जो भी अगर आपको कंपलसरी करना है रजिस्ट्रेशन, तो ये आप अपने एमएसएमई एक्ट में ही प्रोविजन करें ताकि ये जो ऑनबोर्डिंग है ये कंप्लीट हो सके इफेक्टिवली. तो हमारे भी प्रयास चल रहे हैं और एमसीए भी इसमें प्रयास कर रहा है कि जो ऑनबोर्डिंग रह गई है कंपनीज की वो ऑनबोर्डिंग कर दी जाए. अगर इसमें जरूरत पड़ी तो इसको हम 500 करोड़ की सीलिंग को हम रिड्यूस भी कर सकते हैं, 250 करोड़ भी कर सकते हैं, ताकि और कंपनीज इस पे आ सकें. लेकिन हमारा प्रयास पहले ये होगा कि जिन कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है प्लेटफॉर्म पे, कम से कम वो कर लें, और अगर ठीक है तो 100-200 रह जाती है तो उस केस में हम इसको डाउनग्रेड भी कर सकते हैं ताकि और कंपनीज इस पे आ सकें और उसका फायदा एमएसएमई को मिल सके. 100%. एक क्वेश्चन, एक रिलेटेड क्वेश्चन एक हमारे जो मेंबर है उन्होंने भेजा है, विजेंद्र सिंह जी है, ये कह रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो कोई भी अभी तक ट्रेड्स पे नहीं है. एक बार सर आप पीयूष सर आप एक बार इसको जरा दिखवा लीजिएगा मिनिस्ट्री के थ्रू, जैसे आप बता रहे हैं. एक डीपी को भी लेटर, मैं भी डीपी से बात कर लूंगा, उनके जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिस्टर चौधरी, ही वाज वेरी काइंड. जब मैंने उनसे बात किया था एक बार, तो उन्होंने जो हमने चाहा था वो उन्होंने एकदम उसका एक सर्कुलर निकलवा दिया था. जितने भी सीपीज हैं उन सबको ये कह दिया था कि भाई आप ये ट्रेड्स के थ्रू आप ये ट्रांजेक्शन करें. पर अभी जैसे आपने बताया कि अभी भी काफ़ी गैप है उसमें. सर एक पूछ रहे हैं कि भाई ये जो डेफिनेशन है ये हमें नई डेफिनेशन में दोनों जो क्राइटेरिया है वो मीट आउट करने पड़ेंगे, या इनमें से कोई एक करेंगे तो चलेगा? अभी तक तो जो मतलब हमने इसको डिसीजन लिया है उसमें यही है कि उसमें वर्ड है एंड, यानी अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है, अगर आप माइक्रो यूनिट्स हैं, मतलब माइक्रो यूनिट अभी हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी है अभी 1 करोड़ तक है,
और आपका टर्नओवर जो है वो भी सेटिस्फाई होता है नई डेफिनेशन के हिसाब से, तभी आप माइक्रो कहलाएंगे। अगर आपका टर्नओवर जो है बढ़ जाता है या आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी वो लिमिट से बाहर हो जाता है तो यू विल बी आउट फॉर माइक्रो, आप जो है स्मॉल में कैटेगराइज होंगे। यानी दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है, वो एंड है वर्ड और नहीं है एंड अभी। और ये कृष्ण वैद्य जी पूछ रहे हैं कि भाई इनका फिर वही क्वेश्चन है सर वैसे तो कि जो एसएमई कॉन्ट्रैक्टर है वो बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से या लार्ज कॉन्ट्रैक्टर जैसे एलएनटी वगैरह से भी पेमेंट उनका नहीं आ पा रहा है। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे, देखिए अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा है और जब तक ये आईबीसी अभी होल्ड पे नहीं है तब तक तो आप आईबीसी के थ्रू आप ये इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर ये आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड होल्ड पे हो जाता है तब आप समाधान के थ्रू आप इसमें मदद ले सकते हैं। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें advisor@indiansmechamber.com पर आप हमें मेल कीजिए आपके जो भी इश्यूज ऐसे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप मेंबर होंगे चैम्बर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के तो हम आपकी पूरी तरह से उसमें मदद भी करेंगे और आपका जो भी इशू होगा हम उसको सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्तिकेयन जी, मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन आया है आपके लिए कि भाई ये जो 20% है ये वैसे हमने डिस्कस कर रहे थे हम आपके जब कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं अपना व्यू भी बताऊंगा जो मैंने अभी तक बताया है, बट शायद मैं गलत ना बता गया हूँ। ये वो पूछ रहे हैं कि भाई ये जो लोन है ये वर्किंग कैपिटल पर मिलेगा या टर्म लोन पर भी मिलेगा या फिर जो फंड बेस्ड है उसी पर मिलेगा या नॉन फंड बेस्ड पर भी मिलेगा? जो इंडियन बैंक का कोविड लोन है इमरजेंसी जो हम कह रहे हैं वो 10% ऑफ फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 lakhs और 10% कॉम्पोजिट लोन facility subject to a maximum of 10 lakhs. Any one we will get in terms of COVID emergency loan. सर वो तो देखिए वो that they are we are waiting for the communications to come. अच्छा, तो वैसे सर मैंने जो कैबिनेट नोट है वो मैंने देखा था और उसमें जो सब जगह मुझे 2-3 जगह मैंने पाया, पीयूष सर आपने तो वो देखा ही है, आपने तो मुझे दिया ही था वो। और उसमें तो क्योंकि पीयूष सर की मैं ये भी तारीफ करना चाहूंगा कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है वो नॉलेज शेयरिंग में हमेशा विश्वास रखते हैं। मतलब उनके पास जैसी कोई नॉलेज आई तुरंत वो उसको भेज देते हैं अपने जो जहां पर वो भेज सकते हैं उस नॉलेज को वो शेयर करने में मैं क्योंकि मेरा मानना यह है नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ता है। अगर आप नॉलेजेबल हैं और अपने पास रखते हैं तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप नॉलेज जब शेयर करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में, मतलब आपकी नॉलेज कितनी है। क्योंकि दूसरा उसको कंट्रास्ट या दूसरा उसको दूसरे ढंग से देखने की कोशिश करता है, फिर वो क्वेश्चन रेज करता है, तब आपको पता लगता है कि हाँ हमने जो बोला वो ठीक है या हमारी नॉलेज जो है वो एक एनरिच होती है। नहीं, आपका यही पॉजिटिव सोच सर मुझे हमेशा इंस्पायर करता है कुछ नया करने के लिए, सीखने के लिए। सर एक क्वेश्चन है पीयूष सर आपसे, वो पूछ रहे हैं कि भाई जो लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं यानी जो जॉब वर्क पर कोई काम करा रहे हैं, मैंने अगर मैं जैसे कई बार दवाई होती है लोन लाइसेंस बोलते हैं कि लाइसेंस किसी एक कंपनी में है, मैंने अपने नाम से ब्रांड रजिस्टर करा लिए हैं, अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं जॉब वर्क पे वो बनवाऊं किसी और से, तो हाँ मतलब जॉब वर्क पे बनवाएं और बेचूं मैं अपना ब्रांड लगा के, मैं खाली बेच रहा हूं, तो मैं सर्विस सेक्टर में आऊंगा या मैन्युफैक्चरिंग में आऊंगा या ट्रेडिंग ही हो जाऊंगा? नहीं, वो तो सर्विस सेक्टर ही आएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो रहेगा नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग तो आप कर नहीं रहे हैं, आप जस्ट अपना ब्रांड, एक तरह से आप ब्रांड यूज कर रहे हैं किसी और का जी, तो आप सर्विस सेक्टर ही कहलाएंगे। बाकी अगर नई डेफिनेशन आ जाती है तो जैसे मैंने बताया कि ये सब डिस्टिंक्शन सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, सब कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा अगर नई डेफिनेशन जब भी हमारी आ जाती है, शॉर्टली वी आर एक्सपेक्टिंग, तो उसमें जो है ये सारी चीजें खत्म ही हो जाएंगी, किसी का कैटेगराइजेशन रहेगा नहीं मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस का, एक ही टाइप की हो जाएगी। अच्छा, तो यानी वो लोग जो सर ये जॉब वर्क पे काम करा रहे होंगे वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपने आप को फिर? हाँ वो तो है। अच्छा, और एक क्वेश्चन ये है, पूछ रहे हैं कि भाई ये जो हम टोटल आउटस्टैंडिंग पर मिलेगा 20% या जो बैलेंस टोटल सैंक्शन लिमिट पर मिलेगा या जो आउटस्टैंडिंग है 29 फरवरी की उस पर मिलेगा? तो मैं ये आपको बता दूं दोस्तों कि अगर कार्तिकेयन जी का कुछ और इसमें ओपिनियन होगा तो हम समझ लेंगे, बट ये जो 20% जो मिलेगा आपको एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी, ये जो 29 फरवरी को जो आपकी आउटस्टैंडिंग होगी 29 फरवरी 2020 को उसका 20% मिलेगा। और जैसे कि कार्तिकेयन साहब ने भी बताया अभी कि ये टर्म लोन पर मिलेगा, वर्किंग कैपिटल पर मिलेगा, फंड बेस पर मिलेगा, नॉन फंड बेस पर मिलेगा, ऐसा अभी
क्लैरिफिकेशन पूरी तरह से नहीं है। जो कैबिनेट नोट है उसमें जरूर जो अप्रूव किया है कैबिनेट ने, उन्होंने अप्रूव यही किया है कि टोटल लोन मैंने देखा है उसमें कैबिनेट नोट है, उसमें कहीं वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन नहीं लिखा, बट ये जरूर लिखा है कि जो लोन मिलेगा ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन के शेप में मिलेगा। तो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो एडिशनल टर्म लोन की रूप में मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2-3 दिनों में, शायद नेक्स्ट अर्ली वीक में, शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये 3 लाख करोड़ की स्कीम है या जो सबऑर्डिनेट डेट की स्कीम है इसके ऊपर, क्योंकि बैंक सब अपनी अलग जो पॉलिसी है वो बनाएंगे 100% बेस्ड ऑन दीज गाइडलाइंस। वो गाइडलाइंस तो यही रहेंगी। तो हम शायद थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं और 3-4 दिन और इतना इंतजार कर लें। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्यों कार्तिकेयन जी, आप कुछ इसमें कुछ कहना चाहेंगे? कार्तिकेयन जी से शायद कनेक्शन का नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद, मेरे ख्याल। अच्छा, एक काफी लोगों का क्वेश्चन ये है कि भाई हम जो ये लोन है ये अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, लोन तो आपको अपना ही जो बैंक है उसी बैंक से ये लेना होगा, और जो आपका बैंक है वही जो आउटस्टैंडिंग है उस पर। और जैसे आप पूछ रहे हैं बार बार कि भैया नई जो यूनिट है उसके लिए भी क्या हम कुछ ले सकते हैं, तो नई यूनिट के लिए तो दोस्तों जैसे कि पुरानी स्कीम चलती हैं उस हिसाब से चलती रहेंगी। तो जो नई यूनिट्स हैं उनके लिए तो जैसे अभी बैंकर ने भी बताया कि भाई आप नई यूनिट के लिए तो जिस तरह से लोन बैंकों के हैं उसी तरह से चलते रहेंगे। बट दोस्तों, मैं ऐसे समझता हूँ नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में मेरी राय तो ये होगी कि अभी शायद समय नहीं है नई यूनिट को स्टार्ट करने के लिए, जब तक आपके पास कुछ ऐसे ऑर्डर्स ना हो या आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो कि आपके पास ऑर्डर आ ही जाएंगे। पीयूष जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बताइए, एक बार फिर से बोलिए। सर, मैं यही कह रहा था कि बाकी हमने जितने क्वेश्चंस थे वो तो कोशिश की है कि आपसे हमने पूछ लिए, और पूरी तरह से हम उनके जवाब से मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मेरा तो ज्ञान काफी बड़ा है। ये जो बैंक गारंटी की बात है इसके लिए सर हम जरूर मेरे ख्याल टेकअप करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है वो बैंक गारंटी अभी भैया रिलीज नहीं कर रही है। वैसे तो अब जो नोटिफिकेशन आए हुए अभी 13 तारीख को आया था, तो 7-8 दिन ही हुए हैं, बट फिर भी ये मेरे ख्याल में प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके। तो हम समझते हैं सर ये नोट जो इसका एक नोट बना के हम आपको देंगे। हाँ, इसमें जो इशू आपने बताया ना, जैसे बैंक गारंटी का था और एक जो एनसीएलटी का जो प्रोविजन की थी, थोड़ा सा आप इसको एक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में बना करके हमें दीजिए और हम कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ में इसको टेकअप करेंगे। थोड़ा सा हमें एक वेटेज मिल जाएगा जब एक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आएगी। जी सर। कार्तिकेयन जी, एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई ये अगर सपोज किसी ने एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो उनको आप ये फैसिलिटी देंगे या नहीं देंगे? सर वीर जी, आप बताना चाहेंगे इसमें कुछ? हाँ, इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन तो मस्ट है ही, मतलब कोई भी फैसिलिटी हमारे हमारे मिनिस्ट्री ये कहती है कि रजिस्ट्रेशन या यूएम जो है कंपलसरी नहीं है। लेकिन अब अगर आप कोई भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उसके लिए यूएम आपको लेना ही पड़ेगा। ऑनलाइन फाइलिंग है, इसमें कोई फीस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जस्ट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में अभी जैसे हम कहते हैं कि 6 करोड़ से ऊपर एमएसएमईज हैं और अभी तक जो जिन्होंने यूएम फाइल किया है ऑनलाइन फैसिलिटी करने के बाद में, वो सिर्फ एक तरह से 1 करोड़ ही है, 90 लाख या 1 करोड़ के आस। हाँ, 1 करोड़ पहुंच गया है फिगर? हाँ, तो 1 करोड़ पहुंच गया है। तो मतलब हमारी रिक्वेस्ट हमेशा ये रहती है कि यूएम जो कि ऑनलाइन फाइलिंग है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने इसको स्टार्ट किया है, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट जो है पार्टिसिपेट करें और यूएम अपना फाइल करें, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग है, कोई आपको दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फीस नहीं देनी, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है और कोई अभी फिलहाल ऐसे कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होता है। वेरिफिकेशन होना एक अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी हमारे एमएसएमई पार्टिसिपेंट्स हैं और जहाँ तक भी ये मैसेज पहुँच सकता है, सब अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर ले यूएम पे, ताकि एक डाटाबेस हमारे पास ही हो जाए। हम भी ये पॉलिसी बनाने में हमें भी काम आए कि भाई कितनी यूनिट्स है, किस टाइप की है, कैसे। अच्छा, एक सर क्वेश्चन वो ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर मैंने अभी तक एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, अब मैं फायदा लेना चाहता हूँ और मेरी फैक्ट्री हो सकता है चलते हुए 2-3 साल हो गए, तो क्या मैं अब एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, ऑनलाइन हमेशा ये खुला रहता है। यूएम जो है हमेशा ही ऑन है, इसमें कहीं कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि आप 1 साल के अंदर में ही कर सकते हैं या 2 साल के अंदर में कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो आज भी कर सकते हैं। यूएम ऑनलाइन फाइलिंग है और आपका रजिस्ट्रेशन पूरा वैलिड माना जाएगा।
और उसमें सर जो कमेंसमेंट डेट है वो पुरानी डाल देंगे, जो जिस दिन हाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कमिटमेंट। क्योंकि आप, क्योंकि मैंने जैसे बताया ना, माइक्रो और स्मॉल के लिए तो यूएम मतलब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है ही नहीं, जी। तो इसलिए उनका तो कोई बनता नहीं है रजिस्ट्रेशन करना। हाँ, मीडियम है तो नेचुरली आपने रजिस्ट्रेशन लिया ही होगा, वो कंपल्शन है ही। देखिए श्वेता पूछ रहे हैं कि भाई ये उद्योग आधार ही क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कुछ और होता है, उद्योग आधार कुछ और होता है? नहीं नहीं, अभी अभी जो पहले जो ईएम पार्ट 1 और ईएम पार्ट 2 जो लिया करते थे वो हमने विदहोल्ड कर दिया, उसकी जरूरत नहीं है। एमएसएमई एक्ट में जब आया था तो परमानेंट रजिस्ट्रेशन पहले हुआ करता था, फिर उसके बाद में ईएम पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया। फिर उसके बाद में जब से हमारा यूएम आया है, हमने ईएम पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने खत्म कर दिया है। वो लोग भी चाहें तो यूएम पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो उनका वैलिड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। अच्छा लेकिन सर, हम सिर्फ ये कहते हैं कि किसी भी स्कीम का अगर आपको बेनिफिट लेना है हमारी एमएसएमई के, तो यूएम कंपल्सरी। सर एक क्वेश्चन ये है, जैसे हम अभी आज अगर मेरा मन है कि मैं एक यूनिट लगाना चाहता हूँ, मैंने कोई जगह ले भी ली है किराए पर, उसका प्रोडक्शन में आते आते अगर उसको 2-3 महीने लग जाएंगे, तो क्या प्रोडक्शन में आने से पहले हम एमएसएमई का प्रपोज्ड कमेंसमेंट डेट दिखाकर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? यूएम तभी फाइल किया जाता है जब आप एक तरह से यूनिट का कमेंसमेंट हो जाता है। यूएम तभी फाइल किया जाता है जब यूनिट इसका हो जाता है। तो अगर आप करना चाहते भी हैं तो इसमें हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि प्री यूएम हम स्टार्ट करें। अभी ये थोड़ा सा अभी एग्जामिनेशन में ही है, तो प्री यूएम अगर हम शुरू कर देते हैं तो उसमें ये सारी जो प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाएंगी। और उसमें आप प्री यूएम लेकर के, अगर आप यूनिट वर्किंग में भी नहीं है तो प्री यूएम से आपका फायदा ये होगा कि आप जो है उसको अपना जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, बिजली विभाग है या जो भी वाटर डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट है, उसमें आप वो दिखा करके आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका फायदा ही होगा। तो अभी ये प्रोसेस में है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है, बट हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि प्री यूएम हम इनिशिएट करें। तो सर ये एक अच्छा एक आपका इनिशिएटिव होगा, और आप तो हमेशा इनिशिएटिव के मामले में मतलब एकदम सबसे आगे रहते हैं उसको इनिशिएट करने के लिए। क्योंकि सर ऐसा होता है कि जब हम कोई नई यूनिट लगाना चाहते हैं, बैंक के पास जाते हैं, बैंक पूछता है भाई आप एमएसएमई हो, अगर हमने प्रोडक्शन ये भी शुरू नहीं किया तो आप जैसे बता रहे हैं एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अगर कोई इस तरह की कोई फैसिलिटी शुरू हो जाए तो शायद ये काफ़ी अच्छा होगा। और हम 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर कुछ है। एक पूछ रहे हैं कि सर ये हम एमएसएमई का उद्योग रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं? तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊं, एक हमारा एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल भी है। उसमें आप, मैं समझता हूं अगर आप यूट्यूब पर जाकर अगर एक एमएसएमई हेल्पलाइन डालेंगे तो आपको जितनी ये जो बेसिक जो जानकारी है शायद आपको सब मिल जाएंगी। जैसे पीयूष जी ने बताया, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार कोई फीस नहीं लेती है, और ये मैं समझता हूँ कि 10 मिनट का एक प्रोसेस है, 10-15 मिनट का प्रोसेस है। उसमें किसी एक पार्टनर, प्रोपराइटर या डायरेक्टर का आधार कार्ड चाहिए होता है, और एक मोबाइल नंबर आपको चाहिए जहाँ पर आपके पास ओटीपी आएगा। और ये सेल्फ डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन है, कोई अभी तक तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगते हैं। आगे मुझे पता नहीं वो जीएसटी से कैसे उसको शायद लिंकेज वगैरह करेंगे, बट अभी तो आप ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। सर अगर आज अभी कोई प्रोसेस कर लेगा, इसको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे, अभी हमारा शुरू हो गया है काम, तो फिर क्या हमें दोबारा ये रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जब डेफिनेशन चेंज होगी तब? हाँ, मतलब एग्जिस्टिंग जितने भी हैं, क्योंकि टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया आ जाएगा ना, दोनों आ जाएंगे, तो एक तरह से इसमें अपडेशन का आपको चांस दिया जाएगा कि भाई जो भी आपका डाटा है उसमें सेल्स फिगर आप डाल लें, टर्नओवर या जीएसटीएन से लिंक हो जाएगा तो टर्नओवर अपने आप हमें मिल जाएगा। जी तो सर। वो जो है उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं कि हमारा एक बार नोटिफिकेशन इश्यू हो जाए तो हम यूएम पे फिर हम पे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से हम जो है यूएम का डाटा जो है वो रिवाइज करेंगे, या अपने आप होगा या मतलब इंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया जाएगा। सर कार्तिकेयन जी, तो कार्तिकेयन जी से मैं पूछता हूँ, तो कार्तिकेयन जी आपके लिए सवाल है बहुत कठिन। वो पूछ रहे हैं कि भाई जो कल ये रेपो रेट कम कर दिया है आरबीआई गवर्नर साहब ने, तो ये हमें भी पास ऑन करेंगे कि अपने पास ही रखेंगे? यस सर, यस सर। MSME loans up to 2 crores have been linked to repo rate or under repo rate. जब भी repo rate change होता है तो ऑटोमेटिक उनका रेट भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी खबर मैं समझता हूँ हम सबके लिए, कि वो कह रहे हैं कि भैया हम कम ज्यादा करते ही नहीं है, रेपो रेट उधर गवर्नर साहब ने कम किया, इधर ऑटोमेटिक जो रेपो रेट लिंक अकाउंट है, जो लोन्स हैं, वो ऑटोमेटिक उनका कम ज्यादा हो जाता है।
मैं सही समझा सर? ओके। तो सर एक ये पूछ रहे हैं, मनीष जी पूछ रहे हैं कि भाई जो डिलेड पेमेंट है उसका क्या करें। तो मनीष जी जैसे हमने सर एक उससे पहले एक ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने कहा कि रेपो रेट लिंक है, तो ये MCLR लिंकेज लोन फिर क्या हुआ? समझा नहीं क्वेश्चन मुझे। कार्तिकेयन जी, ये MCLR और रेपो रेट लिंक में वो पूछ रहे हैं कि भाई इनमें क्या फर्क है फिर? तो कोई MCL ये उनका मुताबिक 1 साल it is already fixed period for 1 year. After that automatically it will come to the report. अच्छा, मतलब जिस दिन से लोन शुरू होता है 1 साल तक आप MCLR पर करते हैं और 1 साल के बाद रेपो रेट पे कन्वर्ट कर देते हैं। Yes sir. Yeah. तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कार्तिकेयन जी से हमने ली। उन्होंने कहा कि भाई पहले 1 साल तो जरा, क्योंकि बैंक का रिस्क भी ज्यादा होता है, शायद इसीलिए आप MCLR पर दे रहे हैं और फिर 1 साल के बाद आप उनको ऑटोमेटिक रेपो रेट में शिफ्ट कर लेते हैं। ओके। ये कुछ क्वेश्चन है कि भाई पेमेंट नहीं आ रहा, तो हमें आपसे बस हम यही कह सकते हैं कि वैसे तो हमने कुछ वेबिनार्स की हैं डिलेड पेमेंट के ऊपर और बहुत सारे हम प्रोग्राम करते रहते हैं। तो हमारा MSME हेल्पलाइन जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो अभी हमने रिसेंटली वेबिनार किए थे, इसका लिंक भी हम बस बहुत जल्द उस पर अपलोड करेंगे। आप उससे देख सकते हैं वहाँ पर वो डिलेड पेमेंट के लिए। बट मैं आपको यही कहूँगा अपने बिहाफ पे और पीयूष जी की तरफ से भी कि प्लीज़ आप मेल कर दीजिए हमें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का जो भी जल्द से जल्द ठीक समाधान हम आपको एडवाइस कर सके, हम आपको जरूर बताएंगे। मैंने आपको जैसे बताया advisor@indiansmechamber.com पर आप मेल करिए, और अगर आप इसकी मेंबरशिप ले लेंगे चैम्बर की, तो हम जो ग्रुप है उसमें आप यू विल बी एन इम्पोर्टेंट पार्टी टू दैट ग्रुप, और वहाँ तो फिर हम कम्युनिकेट करेंगे ही। मैं अब धन्यवाद देना चाहूँगा श्री पीयूष जी को और कार्तिकेयन जी को। आपने जो आकर सर अपना कीमती समय दिया इस सैटरडे को, छुट्टी वाले दिन, ये दिखाता है आपका डेडिकेशन, आप दोनों का। सर हम बात करते थे, लोग बात करते हैं अरे वो तो सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी बैंक है। ये दिख रहा है आज हमें कि सरकारी बैंक और सरकारी डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहे हैं छुट्टी वाले दिन। जबकि पीयूष जी का भी मुझे पता है कि वो भी आज सुबह से ऑफिस के काम में लगे हुए थे, और कार्तिकेयन जी आप भी, जबकि आपका अभी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है बैंक में, उसके बाद भी आपने यहाँ अपना कीमती समय दिया। आपको मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम इस समय, बैंकर्स तो खुद अपने आप ही बहुत ज्यादा बिजी हैं, उस समय आपने हमें यहाँ समय दिया, मुझे और यहाँ 250 पार्टिसिपेंट्स को। इसके लिए हम आभारी हैं आपके। मैं साथ में आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने एसोसिएट और भारत के शायद सबसे बड़े दैनिक न्यूज़पेपर हिंदी का सर, जो दैनिक जागरण है, वो पूरी तरह से हमारे साथ है इन वेबिनार में, और भी किसी तरह की जो MSME की जो स्कीम्स हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो दैनिक जागरण है ये काम कर रहा है। तो खास तौर से मैं संजय गुप्ता जी का और जेटली जी का और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनके बिना भी शायद ये वेबिनार इतनी अच्छी तरह से हम ऑर्गेनाइज ना कर पाते। तो पीयूष जी आपका और कार्तिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इतनी परेशानी में हैं फिर भी जो अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए या जानने के लिए, समझने के लिए कि भाई क्या हमें और सरकार दे रही है, क्योंकि वो भी सर वो भी योद्धा हैं सर। जो ये जो MSMEs हैं, मैं समझता हूँ वो भी एक इस कोविड में योद्धा की तरह काम कर रहे हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, आज कोई सर्विस नहीं देंगे, तो मैं समझता हूँ पूरी जो इंडस्ट्री, जो सप्लाई चेन है, पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका भी। और बस अब हम विदा लेते हैं, क्योंकि जैसे हम करते हैं समय से शुरू और समय से इसका समापन। तो 4 बजे हमने ठीक शुरू किया था, ठीक 5:30 बजे हैं। अब मैं मुकेश मोहन विदा लेता हूं अपने आप से, और साथ में विदा हम लेते हैं पीयूष अग्रवाल जी से और कार्तिकेयन जी से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मेल कीजिए, हम उन सवालों का जवाब आपको जरूर देने की कोशिश करेंगे। मैं पीयूष जी से और कार्तिकेयन जी से वो मेल भेज दूंगा, उनसे जवाब ले लेंगे और आप तक उन जवाबों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना जी, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।